हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बजट से संबंधित फैक्ट को जानेंगे और बजट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किसी भी राज्य के पीसीएस के लिए या फिर वन डे एग्जाम, चाहे वह एसएससी हो चाहे रेलवे हो, या जिन में बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर बजट से संबंधित करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, अगर हम बात करें बजट के बारे में, तो हम बजट को कैसे पढ़ेंगे, इसकी एक रूपरेखा सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बजट के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, जिसमें हम बजट के बारे में जानेंगे और भारत का जो बजट है कैसे बनता है, कब से बनना शुरू हुआ, किसने पहली बार लाया है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानेंगे कि हमारे संविधान में बजट के बारे में किन किन अनुच्छेदों में किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, बजट के प्रकार को हम देखेंगे, बजट के कौन कौन से घटक होते हैं, और इसके बाद हम 2024 और 25 का जो बजट लाया गया है उसके बारे में हम प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे। साथ ही दोस्तों, जो प्रश्न मैं बताऊंगा उनके अंदर जो भी उसका आंसर होगा या ऑप्शन होंगे उनसे भी संबंधित मैं फैक्ट बताऊंगा, तो एक प्रश्न से आपके काफी प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो एग्जाम के से आपके लिए इस चैनल पर अवेलेबल होते रहेंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार बजट होता क्या है। तो बजट का एक सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक पहले से प्लानिंग करोगे कि हाँ, इस वस्तु को खरीदने के लिए मुझे इतने रुपयों की जरूरत पड़ेगी, वो आपका क्या कहलाता है, बजट होता है दोस्तों। इसी तरह से भारत की सरकार या अन्य सरकारें भी अपने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यानी एक साल के लिए एक बजट तैयार करती हैं कि हमें आने वाले साल में किसी भी योजना या किसी क्षेत्र में कितने रुपए खर्च करने हैं। तो यानी जो पैसा जा रहा है और जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, उसी के विवरण को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। यह बेसिकली एक अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में हमें इतना पैसा आएगा और इतना जाएगा। और भारत की अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो यह दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, और इसी के बीच में हम जो बजट है इसके लिए चालू करते हैं। बजट बेसिकली एक मंथ पूर्व इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाता है, यानी फरवरी मंथ में ही बजट के बारे में डिस्कशन कर लिया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों बजट शब्द की, तो यह फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। यानी बजट जिस थैले पे लाया जाता है, जिस थैले पे लेकर के पेश किया जाता है संसद में, उसे वो कौन सा थैला होता है, वो चमड़े का थैला होता है। दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें तो पहली बार जो बजट पेश किया गया था वह जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि ब्रिटिश भारतीय सरकार के थे, क्योंकि उस समय पे हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था। इसीलिए 1860 ईस्वी में जब पहली बार बजट पेश किया गया था तो वह ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। वहीं अगर बात करें हम, तो जब हम स्वतंत्र हो गए यानी 1947 में, तो उस समय पे जो हमारा बजट पेश किया गया था वह वर्तमान जो उस समय पे तत्कालीन वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम शेट्टी, इनके द्वारा पहला बजट भारत का पेश किया गया था। दोस्तों, अगर हम बजट के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो बजट पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है, और बेसिकली यह दोनों संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, यानी लोकसभा हो गई और राज्यसभा, दोनों जगहों पे इसे पेश किया जाता है। वहीं दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट के बारे में अब बात करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो हमारा जो बजट है इसका उल्लेख भाग 5 में और अनुच्छेद 112 में किया गया है, किंतु दोस्तों 112 अनुच्छेद में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारे संविधान में किस चीज का प्रावधान किया गया है, तो हमारे संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। सेम बजट ही है, लेकिन उसे हमारे संविधान की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें जो केंद्र सरकार होती है वह आने वाले एक वर्ष के लिए जो भी उसके खर्च होंगे, यानी जो भी उसके व्यय होंगे और जो भी उसकी प्राप्तियां होंगी, या फिर उसका जो राजस्व कह सकते हैं, तो इन्हीं का जो अनुमान लगाया जाता है
उसे ही हम बजट कह सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 113 भी हमारे संविधान में अनुदान की मांग करता है, जो कि राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही अनुदान की मांग किया था। अनुदान दोस्तों होता है कि अगर बजट के बाद जरूरत पड़ती है सरकार को पैसों के लिए, वही अनुदान होता है। और यह केवल और केवल लोकसभा के द्वारा पास किया जा सकता है, यानी लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा अनुदान की मांगे की जा सकती हैं। राज्यसभा के पास इसकी शक्ति नहीं होती है दोस्तों। वहीं अगर बात करें वित्त विधेयक के बारे में, तो आर्टिकल 110 में वित्त विधेयक या धन विधेयक की बात की जाती है दोस्तों। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इसे राज्यसभा केवल 14 दिन तक के लिए ही अपने पास रोक सकती है और राज्यसभा के पास इसे कैंसल करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, यानी राष्ट्रपति से पहले सहमत ले ली जाती है, उसके बाद ही जो धन विधेयक या वित्त विधेयक है उसे लाया जाता है। अब दोस्तों, जो बजट तैयार किया जाता है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक आर्थिक मामलों का विभाग आता है, जिसे बजट विभाग या बजट प्रभाग भी कहा जाता है, उसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पास दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि भाग 5 में बजट की बात की गई है और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 112 है दोस्तों। हमारे संविधान में किस बात का उल्लेख किया गया है बजट की जगह? तो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कहा जाता है। वहीं अगर बात की तो इसके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक विभाग, आर्थिक मामला विभाग है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, अगर हम बजट के प्रकार की बात करें तो दोस्तों बजट तो काफी प्रकार के होते हैं, किंतु हम जो पढ़ने वाले हैं वो सरकारी बजट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सरकारी बजट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसी से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सरकारी बजट बेसिकली 3 तरह के बजट होते हैं। एक होता है हमारा संतुलित बजट, दूसरा होता है अधिशेष बजट और तीसरा होता है घाटे का बजट। दोस्तों, अगर हम इन तीनों के बारे में अलग अलग से चर्चा करें तो संतुलित बजट क्या होता है? तो संतुलित बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सरकार का जो व्यय है, यानी सरकार जो खर्च कर रही है, जो सरकार एक्सपेंसेस कर रही है और जो सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है यानी राजस्व आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, यानी खर्चा भी सरकार का बराबर है और सरकार का आमदनी भी बराबर है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे संतुलित बजट बोला जाता है। दूसरा आता है दोस्तों हमारा अधिशेष बजट। तो अगर राजस्व हमारा ज्यादा होता है, यानी हमारी सरकार की कमाई ज्यादा होती है और जो खर्चा होता है वो कम होता है, तो अधिशेष का मतलब हो गया हमारे पास शेष बचा गया है कुछ, तो इसीलिए इसे अधिशेष बजट बोला जाता है। यानी अधिशेष बजट में सरकार के पास पैसा बचता है खर्च करने के बाद भी, तो ये देश को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाने का कार्य करता है। और तीसरा आता है दोस्तों घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब हो गया कि हम खर्च तो काफी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो कमाई कर रहे हैं या राजस्व रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो काफी कम कर रहे हैं, तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। इससे सरकार को काफी ज्यादा नुकसान होता है और सरकार कोई भी योजना नहीं ला सकती है दोस्तों ऐसी कंडीशन में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बजट 2024 और 25 के बारे में, जिसे हाल ही में 23 जुलाई को पेश किया गया है। क्योंकि इस वर्ष हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव थे, इसीलिए सबसे पहले फरवरी मंथ में जो पेश किया गया था उसे अंतरिम बजट कहा जाता है और अंतरिम बजट के बाद ये हमारा पूर्ण बजट या फिर फुल बजट, जो केंद्रीय बजट जिसे कहा जाता है, वो अभी वर्तमान में 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। इसे दोस्तों पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और निर्मला सीतारमण जी का लगातार यह 7th बार जो बजट पेश किया है, उन्होंने 7वीं बार किया है दोस्तों। इसमें अंतरिम बजट भी शामिल है। वहीं अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक बार अभी निर्मला सीतारमण जी ने लगातार, अगर हम बात करें लगातार की दोस्तों, यहाँ पास आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर हम बात करें लगातार सब सर्वाधिक बार लगातार, तो यह निर्मला सीतारमण जी ने किया है। वहीं अगर इसके पहले कौन थे, तो यह मोरारजी देसाई थे, उन्होंने 6 बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। किंतु अगर हम बात करें दोस्तों सबसे ज्यादा बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार किया गया है। किंतु लगातार 6 बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है और लगातार 7 बार निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है।
तो लगातार में अगर बात की जाए तो लगातार कंटिन्यूअस बेस पे निर्मला सीतारमण जी ने सबसे ज्यादा बजट को पेश किया है। और लेकिन सबसे ज्यादा बार अगर पूछे, सबसे ज्यादा बार, लगातार की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने किया है। दोस्तों यहाँ पास हम एक टर्म को समझेंगे कि एक होता है, आपने सुना होगा, आर्थिक सर्वेक्षण, और एक होता है केंद्रीय बजट। तो केंद्रीय बजट जो होता है दोस्तों, तो वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है, यानी आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार किन किन क्षेत्रों में फोकस करेगी, कितनी योजनाएं लाएगी, इन क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले वर्षों के बारे में किया जाता है, यानी जो सरकार अपने बजट में घोषणाएं करता है उनमें कितना सक्सेस रहा सरकार, वो आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस साल बजट के इस साल अपने बजट में कितना एलोकेशन किया गया है टोटल, तो 48.2 लाख करोड़ रुपए इस साल टोटल हमारा बजट पेश किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 3.2 लाख करोड़ ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। दोस्तों अगर वही बात करें बजट में किन किन क्षेत्रों पर यह विशेष ध्यान दिया गया है, तो इस 2024-25 के बजट में 4 वर्गों पर काफी ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। एक है गरीब यानी पुअर, दूसरा है हमारा महिलाएं, तीसरा है युवा, और चौथा है अन्नदाता यानी फार्मर। इन 4 कास्ट पर या इन 4 वर्गों पर प्रमुख फोकस किया है। वहीं अगर बजट की थीम देखा जाए दोस्तों, तो बजट की थीम है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, स्किल यानी कौशल, एमएसएमई यानी मध्य जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, और चौथा है मिडिल क्लास। क्योंकि दोस्तों जो एमएसएमई पर फोकस किया गया है, तो जब से कोविड आया है उसके बाद से एमएसएमई की जो हमारी एमएसएमई है या छोटे उद्योग हैं, उनमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है, और ये क्षेत्र भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान पहुंचाते हैं। दोस्तों अब हम सबसे अंतिम पड़ाव पर है, और हम 2024-25 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पास हम चर्चा करने के साथ साथ जो भी प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट और भी होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत, चूंकि हमारा भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 में, तो उसके बाद जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे वो थे आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने, जिन्होंने 1947 में पहला जो केंद्रीय बजट है उसे प्रस्तुत किया था। दोस्तों अगर बात किया जाए, यह बजट 197.39 करोड़ रुपए का था, और इसमें किसी भी टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया था, यानी नए टैक्स स्लैब का प्रावधान नहीं किया गया था। और सबसे ज्यादा यानी 46% जो हिस्सा था वह डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में इस बजट में खर्च किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, और जो हमारा वार्षिक वित्तीय यानी एक एनुअल वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो रिकॉर्ड पेश किया है बजट, तो वह मोरारजी देसाई है। दोस्तों यहाँ पास मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। मोरारजी देसाई ने टोटल अपने कार्यकाल के दौरान 10 बार बजट को पेश किया है। सबसे पहली बार भारत में बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। और आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला यानी 1947 के बाद का पहला बजट पेश किया था। वहीं निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो यह टोटल 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं, जो कि लगातार 7 बार पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लगातार बजट को पेश किया है। दोस्तों अगर बात करें तो मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार किया है और लगातार 6 बार किया है, और वहीं अगर बात किया है निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7 बार किया है। हमारा अगला प्रश्न है, बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो लाल रंग के बैग लाने की परंपरा जो शुरू की थी तो ब्रिटिश के एक व्यक्ति थे विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन, इनके द्वारा यह 1860 में
जो लाल रंग का सूटकेस है उन्होंने इन्होंने अपना जो बजट था वो लेकर के आए थे, तब से यह परंपरा चल रही है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो दोस्तों संसद में जो बजट पेश किया जाता है वह अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था तो 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहीं अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया था 1947 में, वह आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था, जो कि उस समय के वर्तमान के तत्कालीन समय के वित्त मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 2024 केंद्रीय बजट कौन सा बजट है? तो दोस्तों यह 75वां केंद्रीय बजट है 2024 में, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों 1924 से रेल बजट और अन्य बजट अलग से पेश किया जाता था, जबकि 2016 में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ विलय करने का मंजूरी मिली थी और 2017 में इस बजट को एक साथ कर दिया गया था। दोस्तों रेल बजट और आम बजट को एक साथ कर दिया गया था, जो कि यहाँ पास दिया गया है कि 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की मंजूरी मिली थी और पहला संयुक्त जो बजट पेश किया गया था वह 1 फरवरी 2017 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहीं अगर बात करें रेल बजट को आम बजट में विलय करने की समिति जो बनाई गई थी वो एक वर्ग समिति थी। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला संयुक्त बजट संसद में कब पेश किया गया था? तो दोस्तों देश का पहला संयुक्त बजट जो पेश किया गया था वह 1 फरवरी 2017 को किया गया था, जिसमें रेल बजट और आम बजट दोनों थे। साथ ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि जो भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 में। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से जो हमारे प्रश्न है वो 2024 और 25 के बजट से संबंधित हैं। तो बजट 2024-25 में किस मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा बजट का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों रक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा बजट का आवंटन किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो रक्षा क्षेत्र है उसके लिए सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया, यानी 6.21 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। वहीं अगर ग्रामीण विकास के लिए बात किया जाए तो 2.65 लाख करोड़ का, वहीं कृषि के लिए 1.51 लाख करोड़ का, होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उसके लिए 1.50 लाख करोड़ का। इस तरह से आप इनको जो पॉइंट है इनको याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन किसी और के लिए पूछ सकता है कि एग्रीकल्चरल विभाग के लिए कितना बजट का आवंटन किया गया है 2024-25 के यूनियन या केंद्रीय बजट में, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो बजट का आवंटन किया गया है 89,287 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों है 35% का टैक्स कर दिया गया है, जो कि पहले 40% कारपोरेट टैक्स लगता था, अभी 35% इसे कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2024-25 में पीएम मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी के तहत कितनी लोन लिमिट का निर्धारण किया गया है? तो दोस्तों यह लोन लिमिट बढ़ा करके 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो यह गैर कारपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को लोन यहाँ से दिया जाता है, यानी कारपोरेट सेक्टर्स को नहीं दिया जाता है, और जो कृषि लघु उद्योग है उनको छोड़ करके जो लोन दिया जाता है वहां दिया जाता है। यह पहले लिमिट जो थी दोस्तों तरुण के लिए वह 5 से 10 लाख तक की थी, लेकिन अभी इसे 10 से 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और इसमें और भी कैटेगरी आती है शिशु और किशोर, लेकिन तरुण की जो है लिमिट को इसको बढ़ा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
बजट 2024-25 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। और यह जो नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, यह राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जिसमें 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की घोषणा है। साथ ही साथ 100 शहरों में या इसके आसपास के शहरों में प्लग एंड प्ले पार्क भी बनाया जाएगा। और ये सब कार्य किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? ये सब कार्य किया जाएगा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बजट 2024-25 में सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए, यानी जो जॉब करते हैं कहीं भी, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की नई लिमिट क्या कर दी गई है? तो दोस्तों यह पहले 50,000 रुपए थी, वर्तमान में इसे बढ़ा करके 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट कर दी गई है, जिसका लाभ लगभग कहा जा सकता है कि 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों, तो पेंशन भोगियों के लिए 15,000 रुपए से बढ़ा करके इसे कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपए। यानी अगर इनके अमाउंट में इतना रुपए यानी 25,000 रुपए तक आता है कि टैक्सेबल में आएगा, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपकी इनकम टैक्स के कैटेगरी में आती है तो उसमें 75,000 रुपए माइनस कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार पूर्वोदय योजना की शुरुआत किया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य इस योजना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश नहीं शामिल है। वहीं अगर बात किया जाए तो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, यानी कौन कौन से राज्य शामिल है? तो उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश। पूर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ये पूर्वोदय के 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों को सशक्त बनाना और इन्हें सुदृढ़ बनाना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं शुरू की जाएंगी? तो दोस्तों जो यह शाखाएं शुरू की जाएंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, वह 100 शाखाएं आयोजित की जाएंगी। अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार देश के कोने कोने में बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना चाहता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। एक्चुअल में एंजल टैक्स की शुरुआत 2012 में हुई थी और यह एक ऐसा टैक्स होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप कर रहा है तो उसे विदेश से जो इन्वेस्टमेंट या विदेश से जो निवेश प्राप्त होता है तो उस पर 30% के अप्रोक्स टैक्स लगता था, जिससे कि अब देश में निवेश या इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को खत्म किया है ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके, यानी विदेशों से जो आय है हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आ सके। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार कितने लाख रुपए तक आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो दोस्तों 3 लाख रुपए तक जो हमारा नया टैक्स स्लैब आया हुआ है, इसमें 0 से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर 3 से 7 लाख के बीच में आपकी इनकम आएगी तो उसमें 5% लगेगा। किंतु सरकार ने इस 7 लाख तक के टैक्स को भी माफ करके रखा, यानी अब आपका जो गवर्नमेंट ने जो अलग से अनाउंसमेंट किया तो 0 से 7 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर आप 7 से 10 लाख में आते हैं तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 लाख में 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो उस पर आपको 30% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों हाल ही में 2024-25 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा? तो यह दोस्तों बिहार में इस कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। और इस परियोजना का मुख्य मकसद है कि मंदिरों को विश्व स्तरीय पर्यटन और तीर्थ स्थलों में बदलना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं भारत में खोली जाएंगी? तो 24 और नई शाखाओं को एक्सपांड किया जाने की बात की गई है। किसकी? सिडबी की। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, बजट 2024-25 में बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दान में इकट्ठा किए गए दूध को इकट्ठा करना, पॉस्चराइज करना, परीक्षण करना, स्टोर करना, ताकि ऐसे जरूरतमंद शिशुओं को उपलब्ध कराया जा सके जिसे इन्हें एक्चुअल में जरूरत है। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत
के अंतर्गत बजट में मिशन पोषण, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल और मिशन अन्य भी बहुत सारे मिशन गवर्नमेंट के द्वारा चालू किए गए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन सभी प्रश्नों को और इसके अलावा भी प्रश्नों का MCQs लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें।